उस दिन हमने बात किया था आपसे कि मैं यूनिट 3 में इकोलॉजी बताऊंगा और इकोलॉजी में टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। तो उस दिन मैंने चर्चा किया था आपसे इकोलॉजी क्या है। तो उस दिन बताया था मैंने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट होता है उनके बीच संबंधों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। उस दिन मैंने तुमसे गलत बात बताई थी, तुम लोगों ने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। उस दिन मैंने कहा था फादर ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड E.P. ओडम, जो कि गलत है। फादर ऑफ इकोलॉजी में दो शब्द मिलते हैं, एक रीटर और दूसरा हीकर। तो याद रखना फादर ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड हीकर। कौन? हीकर। अब फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजिस्ट इज कॉल्ड रामदेव मिश्रा, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। तो क्लियर हो गई बात ना, इकोलॉजी क्या है। अब मैं बात करता हूँ स्पीसीज, दूसरा टर्म है। फर्स्ट है इकोलॉजी, दूसरा है स्पीसीज। स्पीसीज में बात करेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा समूह जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो सकती है उसे स्पीसीज कहते हैं। सजीवों का ऐसा समूह जिसमें आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है उसे स्पीसीज कहते हैं। क्लियर ना। और आप जानते हो टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी इकाई भी स्पीसीज है। और मुझे याद है स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया ये तुम्हें बताना है, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया। दूसरा है पॉपुलेशन, थर्ड पॉपुलेशन। तो व्हाट इज पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। फिर से रिपीट करूं, ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। मैंने यहाँ डिफिनीशन नहीं लिखी है, तुम्हें डिफिनीशन लिखना है। अब आप बात करते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी को हिंदी में कहते हैं समुदाय। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी। पॉपुलेशन के समूह को कम्युनिटी कहते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक है मोबियस, उन्होंने कम्युनिटी को बायोसिनोसिस कहा। क्या कहा? बायोसिनोसिस। हम तुम्हें बता दें कि इकोलॉजी के जानकार व्यक्ति को इकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजिस्ट। तो ये भी इकोलॉजिस्ट है मोबियस। मोबियस ने बायोसिनोसिस कहा किसको? कम्युनिटी शब्द को। अब मैं कहता हूँ बायोम। ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज कॉल्ड बायोम। क्या बताएंगे आप? ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज कॉल्ड बायोम, ठीक है। अब मैं यहाँ आगे एक शब्द है इकोटोन। इकोटोन को अच्छे से समझना। इकोटोन की परिभाषा, इकोटोन की परिभाषा दो बायोम को अलग करने वाला वेजिटेशन। दो बायोम को अलग करने वाला वेजिटेशन को कहते हैं इकोटोन। यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ मैं कि सपोज करिए यहाँ साल का फॉरेस्ट, ये कोई एरिया है ए, वहाँ पर साल, प्योर साल फॉरेस्ट। बी एरिया है, यहाँ पर प्योर सागौन का फॉरेस्ट, सागौन। ए कोई एरिया था, वो ए कोई फॉरेस्ट है जहाँ पर प्योर साल फॉरेस्ट है। बी को एरिया है, वहाँ पर सागौन फॉरेस्ट। तो आप देखें ये बीच का भाग, बीच का भाग मतलब ए वेजिटेशन और बी वेजिटेशन को अलग करने वाला भाग। ए वेजिटेशन और बी वेजिटेशन को अलग करने वाला भाग, यहाँ ये क्या कहलाएगा? इकोटोन। दो बायोम को अलग करने वाला मतलब यहाँ साल खत्म होगा और यहाँ सागौन स्टार्ट होगा। तो जहाँ साल खत्म होगा और सागौन स्टार्ट होगा तो वो क्षेत्र बीच का क्या कहलाएगा? इकोटोन। तो इकोटोन की परिभाषा आपने क्या लिख ली? दो बायोम को अलग करने वाला वेजिटेशन को कहते हैं, बताएं आप, इकोटोन। एक बात बहुत क्लियर करते हैं, इस वाले रीजन में, ये इकोटोन वाला रीजन हो गया जो मैं, ठीक है। तो इकोटोन वाले रीजन में भी कोई प्लांट स्पीसीज होगी और वह प्लांट स्पीसीज जो इकोटोन रीजन पर अधिकतम समय में रहती है, वह प्लांट स्पीसीज जो कहाँ रहेगी? इकोटोन रीजन पर, उसे कहते हैं एज स्पीसीज। तो एज स्पीसीज क्या कहलाएगी? जल्दी बताएं आप मुझे। इकोटोन रीजन पर अधिकतम समय तक रहने वाली प्लांट वेजिटेशन या स्पीसीज को एज स्पीसीज कहते हैं। क्लियर ना। अब मैं अगली बात करता हूँ इकेट्स। इकेट्स का दूसरा नाम है इकोफेन्स। तो इकेट्स की परिभाषा आप समझे, ऐसा प्लांट, या मैं इंग्लिश से बोलूँ मैं तो समझने की प्रयास करें, जीनोटाइप सेम
बट फिनोटाइप डिफरेंट। इकेट्स क्या कहलाएगा, आप परिभाषा लिखें कि जीनोटाइप सेम बट फिनोटाइप डिफरेंट, या ऐसा हिंदी में बताने का प्रयास करूं मैं, ऐसा प्लांट जिसकी जीन संरचना समान हो लेकिन उसकी बाह्य संरचना या मॉर्फोलॉजी अलग अलग हो, तो उसे कहते हैं इकेट्स। जीनोटाइप सेम बट फिनोटाइप डिफरेंट। जैसा मैं सिंपल सी बात करूं, इलायची का जो पौधा है उसका जो नेटिव स्थान है वो केरल है। केरल में इलायची का पौधा अच्छे से सर्वाइव करता है, उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छे से होती है, उसके सीड भी प्रोमिनेंट होते, डोमिनेंट सीड बनते हैं। ठीक है, यदि मान लो इलायची के पौधे में मंडला में ले आऊं तो फिर क्या होगा, आप बताएं मुझे, कि उसकी मॉर्फोलॉजी अलग हो जाएगी। जो केरल में इलायची का पौधा है, जो मंडला में हमने इलायची का पौधा लगाया, उसकी मॉर्फोलॉजी अलग हो जाएगी। हो सकता है उसमें ग्रोथ कम हो, पत्तियों की साइज आपको डिफरेंट मिले, तो मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई, लेकिन उसकी जो जीनोटाइप है वो सेम है। तो अपन कहेंगे ऐसे चीज को क्या कहेंगे, इकेट्स या इकोफेन्स। क्लियर है, माने जीनोटाइप सेम बट फिनोटाइप डिफर, इट्स कॉल्ड इकेट्स। अब इकोटाइप या रेसेस, इकोटाइप या रेसेस क्या कहलाएंगे, इसमें दोनों डिफर होंगे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बोथ आर डिफर। ऐसे पादप जिनके जीनोटाइप तथा फिनोटाइप दोनों भिन्न होते हैं, ऐसी प्रजातियों को क्या कहते हैं, इकोटाइप या रेसेस। अब देखें बायोटाइप, बायोटाइप की परिभाषा आप लिखें, एक ही जगह पर रहने वाले विभिन्न जीन संरचना एवं भिन्न आकृति के जीव। मतलब मैं आपसे कहूं कि इकोटाइप की परिभाषा क्या लिख लिया आपने, कि ऐसी प्रजातियां जिनकी जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों डिफर होते हैं उसे कहते हैं इकोटाइप। और इकोटाइप जिस हैबिटेट में रहते हैं, जिस वासस्थान पर रहते हैं, उसे कहते हैं बायोटाइप। बायोटाइप की परिभाषा आप बताएंगे कि ऐसा आवास, पौधों का ऐसा आवास जहां पर रहने वाले पौधे के जीनोटाइप तथा फिनोटाइप दोनों डिफर होते हैं, वो कहलाता है बायोटाइप। ठीक है, अब देखिए सक्सेशन, सक्सेशन को एक दूसरा नाम है सीडिंग। ठीक है, तो सक्सेशन क्या है, आप एक परिभाषा लिखें, एक ही जगह पर अलग अलग समय में एक ही वनस्पति द्वारा दूसरी वनस्पति को रिप्लेस करना। एक ही जगह पर अलग अलग समय में एक वनस्पति द्वारा दूसरी वनस्पति को रिप्लेस करना सक्सेशन कहलाता है। क्लियर हुई बात ना? अब आप समझिए, मान लीजिए कोई रेगिस्तान वाला इलाका था, पथरीला इलाका था, ठीक है, बंजर जमीन वाला इलाका था, जहाँ पत्थर ही पत्थर थे, तो वहाँ पर पथरीली भूमि पर लिथोफाइट्स पाए जाएंगे। कौन से पौधे पाए जाएंगे? लिथोफाइट्स। अब क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और 200-400-1000 साल बाद वहाँ पर आपको फॉरेस्ट दिखाई देने लगा, बड़े बड़े ट्री स्पीसीज दिखाई देने लगे। पहले आपने क्या देखा था, वहाँ केवल लिथोफाइट्स थे, जो पत्थर वाली भूमि पर उगने वाले पौधे थे। फिर आपने क्या देखा कि वहाँ पर 2000 साल बाद आपको एक घना फॉरेस्ट दिखाई दिया। तो एक वनस्पति ने क्या कर दिया, दूसरी वनस्पति को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसा सक्सेशन कहलाएगा जीरो सीरी। जीरो सीरी में शुरू में कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, रॉक से, और लास्ट में ट्री दिखाई दी, फॉरेस्ट दिखाई दिया। फिर हाइड्रोसीरी देखें आप, जैसे मैं आपसे कहूँ, मान लो विनायका में जो पाया जाए एक तालाब है, हो सकता है 400 साल बाद वो तालाब खत्म हो जाए, वहाँ पर जंगल दिखाई दे। तो हाइड्रोफाइट पौधे रिप्लेस हो गए, उसकी जगह पर क्या आ गए, ट्री स्पीसीज, तो ये कहलाएगा हाइड्रोसीरी। तो सक्सेशन में क्या क्या होते हैं, पियोनियर, फिर बीच की अवस्था कहलाती है सीरियल स्टेज, और लास्ट में कहलाती है क्लाइमेक्स स्टेज। क्लियर हो गई बात ना? सक्सेशन में सबसे पहले पियोनियर स्टेज, सीरियल स्टेज एंड लास्ट क्लाइमेक्स स्टेज। ठीक है, अब मैं आपसे बता चुका हूँ इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम उस दिन चर्चा किया, एजी टेंसले ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इकोसिस्टम हमने बात किया था कि इन्वायरमेंट और उस पर निवास करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की अंतःक्रिया से एक सिस्टम विकसित होता है, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं।
आपके कोर्स में 3 इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। ऐसे आपके कोर्स में 2 सक्सेशन है, जीरोसीरी और हाइड्रोसीरी। ठीक है, तो अभी मैं आपसे बात करूंगा इकोसिस्टम की संरचना, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी बातें कि पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या होता है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में क्या है। अब देखो स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप की जो परिभाषा है वो आप नोट करें। स्टैंडिंग क्रॉप है किसी इकोसिस्टम के इकाई क्षेत्र में जीवित प्राणियों की संख्या, किसी इकोसिस्टम के इकाई क्षेत्र में जीवित प्राणियों की संख्या को स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टैंडिंग स्टेट, किसी इकोसिस्टम के इकाई क्षेत्र में जितना इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है, अकार्बनिक पदार्थ है, उसको कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। क्लियर होगी बात ना, किसी इकोसिस्टम के इकाई क्षेत्र में इनऑर्गेनिक सबस्टेंस की मात्रा को स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। ठीक है, 2 मिनट बाद हम अगले चर्चा करेंगे अगली टर्मिनोलॉजी।